टारगेट सैल्यूट गाइस, आज हम करंट अफेयर्स जनवरी 2021 का सेकंड लेक्चर करने जा रहे हैं। दीज करंट अफेयर्स आर फॉर इंडिया एंड वर्ल्ड। और जैसा कि आपको ऑलरेडी मालूम है, ये करंट अफेयर्स यूपीएससी, स्टेट सर्विस कमीशन, सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड बेस्ड ऑन पॉपुलर डिमांड, आप लोगों की इतनी सारी रिक्वेस्ट के बाद हमने करंट अफेयर्स की ये सीरीज स्टार्ट कर दी है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर विद सी विजिल 2021। सी विजिल एक बाइनियल एक्सरसाइज होती है जो जनवरी 2019 में स्टार्ट हुई थी। बाइनियल का मतलब होता है जो हर 2 साल में होती है, हैपनिंग एवरी 2 years। ये एक नेवल एक्सरसाइज है। इंडियन नेवी ने इसका सेकंड एडिशन कोऑर्डिनेट किया था कोस्टल डिफेंस पे ऑन जनवरी 12 एंड 13। This exercise was undertaken along the entire coastline of India, जो पूरी कोस्टलाइन है उस पे, और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन पे। जैसा कि आपको मालूम है, अगर आपने हमारे एनसीईआरटी के लेक्चर्स देखे हैं तो आपको मालूम होगा इंडिया की जो कोस्टलाइन है वो 7,516 किलोमीटर लंबी है। तो इस एक्सरसाइज में वो पूरी लंबी कोस्टलाइन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये दोनों ही इन्वॉल्व होंगे। और इस पूरी एक्सरसाइज में अराउंड 13 कोस्टल स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज इन्वॉल्व होंगी। और इसके साथ साथ दूसरे स्टेक होल्डर्स जैसे फिशिंग कम्युनिटीज, कोस्टल कम्युनिटीज, ये सभी इन्वॉल्व होंगे। ये जो एक्सरसाइज है सी विजिल, ये इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इतनी बड़ी है। इसका जो ज्योग्राफिकल एक्सटेंट है, जितने नंबर ऑफ स्टेक होल्डर्स हैं, जितने लोग इन्वॉल्व हैं, जितनी यूनिट्स हैं, ये सब कहीं ज्यादा बड़ा है एज कम्पेयर टू अदर एक्सरसाइजेस जो पूरे वर्ल्ड में होती हैं मिलिट्री की। नेक्स्ट, जनवरी 12, ये दिन एक और चीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस दिन सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया में नेशनल यूथ डे। ये डेट इसलिए चूज हुई थी क्योंकि ये स्वामी विवेकानंद जी का बर्थडे है। उनकी जो एनर्जी थी वो बहुत ही यूथफुल मानी जाती थी। और प्रेजेंटली इंडिया में 50% पॉपुलेशन जो है वो अंडर द एज ऑफ 25 है। जो थीम है 2021 का वो है युवा उत्साह नए भारत, जो कि सही भी है ना? आप ही तो हैं उत्साह नए भारत की। नेक्स्ट, अब ये वाला जो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली यूपीएससी वालों के लिए, क्योंकि ये गवर्नमेंट स्कीम्स के अंडर में आता है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इसका 3rd फेज चालू हो गया था और 3rd फेज के अंडर में 729 प्रधानमंत्री कौशल केंद्र जो है वो एस्टैब्लिश किए जा चुके हैं और 200 से ज्यादा ITIs भी आ गए हैं स्किल इंडिया मिशन के अंडर में। ये सब इसलिए किया जा रहा है जिससे स्किल्ड प्रोफेशनल्स का एक रोबस्ट पूल बनाया जा सके, जिससे कंट्री में बहुत सारे स्किल्ड प्रोफेशनल्स तैयार किए जा सकें जो जॉब मार्केट के लिए रेडी हो। इस योजना के अंडर में 1 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स को 1 साल के लिए ट्रेन किया जाएगा और इसमें इन्वेस्टमेंट लगेगा 950 करोड़ का। इस योजना का जो फेज 2 था वो 2015 में लॉन्च किया गया था। वो शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग पे फोकस करता था, रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग एंड स्पेशल प्रोजेक्ट्स। और इसका जो ओरिजिनल वर्जन है, जो फेज 1 था, दैट वाज लॉन्च्ड एज नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन इन 2010। द मेन फोकस ऑफ द फेज वाज टू प्रोवाइड ट्रेनिंग टू क्लास 10 एंड क्लास 12 ड्रॉपआउट्स। नेक्स्ट, कोलैब कैड सॉफ्टवेयर, NIC, जिसका मतलब है नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर। दिस अलॉन्ग विद सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, मतलब CBSE, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में आता है। तो NIC और CBSE ने जॉइंटली कोलैब कैड सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। कोलैब कैड जो है ये कैड सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो टोटल इंजीनियरिंग सोल्यूशन प्रोवाइड करता है फॉर 2D ड्राफ्टिंग और 3D प्रोडक्ट डिजाइनिंग। किसके लिए? इंजीनियरिंग ग्राफिक्स करिकुलम के जो स्टूडेंट्स और फैकल्टी है उनके लिए। ये जो इनिशिएटिव है ये इसलिए लिया गया है जिससे स्टूडेंट्स को, पूरी कंट्री के स्टूडेंट्स को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सके 3D डिजिटल डिजाइन्स को क्रिएट करने का और मॉडिफाई करने का, और क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन को एक फ्री फ्लो मिल सके। नेक्स्ट, अभी रिसेंटली में यूएस में काफी कुछ हो रहा था उनके पॉलिटिकल फ्रंट पे, ये तो आपको मालूम होगा अगर आप न्यूज से अब्रेस्ट रहते हैं तो। लेकिन इससे हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज ये निकल के आती है कि द फर्स्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट टू बी इम्पीच्ड ट्वाइस इज डोनाल्ड ट्रंप। हुआ क्या था, यूएस का जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है उन लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप पे इल्जाम लगाया है कि उन्होंने मॉब अटैक को इंसाइट किया था यूएस कांग्रेस पे। तो जो यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहता है कि किसी भी इम्पीच्ड ऑफिशियल को पनिश करने के 2 तरीके होते हैं। पहला है कि इम्पीच्ड ऑफिशियल को उसके ऑफिस से, उसकी पोस्ट से हटा दिया जाए, उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए और आगे भी कोई भी ऑफिस ना होल्ड करने दिया जाए अपनी गवर्नमेंट में। सेकंड तरीका है कि उनको हटाया जाए विद 2/3 मेजोरिटी फ्रॉम द यूएस सेनेट। इसके लिए एक बहुत ही सिंपल 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है उस ऑफिशियल को डिस्क्वालीफाई करने के लिए। यूएस प्रेसिडेंट को ट्रीजन, हाई क्राइम, ब्राइबरी, मिसडिमीनर्स, इनमें से किसी भी चार्जेस पे इम्पीच किया जा सकता है। वहीं अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडियन प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन।
नेक्स्ट, इंडिया और जापान ने रिसेंटली एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग मतलब MOU साइन किया था टू एनहांस कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी मतलब ICT इंक्लूडिंग 5G स्टैंडर्डाइजेशन। 5G एकदम रीसेंट कॉन्सेप्ट है, आपको भी मालूम है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जापान जिस तरह से टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है, ये MOU इंडिया के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत अच्छा साबित हो सकता है। दोनों कंट्रीज एक दूसरे की हेल्प करेंगी बहुत सारी फील्ड्स में। जापान के मिनिस्ट्री लेवल कोऑपरेशंस, CDOT, ITI लिमिटेड और इंडस्ट्री पार्टनर्स जो हैं वो इस कोऑपरेशन में साथ देंगे। अब ये MOU इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्पेशली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि दिस इज द फर्स्ट MOU टू बी साइंड बाय द मिनिस्टर्स ऑफ जापान एंड इंडिया और ये एक फ्रेमवर्क की तरह काम करेगा जहां पे जापान और इंडिया ट्रस्टेड पार्टनर्स की तरह साथ में काम कर सकते हैं ICT की फील्ड में। नेक्स्ट, इस साल 2021 में जो आर्मी डे था उसमें एक बहुत ही अमेजिंग चीज हुई। आर्मी ने शोकेस किया अ स्वॉर्म ऑफ 75 इंडिजिनसली डिजाइन मतलब इंडिया में डिजाइंड एंड डेवलप्ड ड्रोन्स। इन्होंने बहुत सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनेबल्ड काम किए। स्वॉर्म ड्रोन्स जो होते हैं ये बहुत ही लाइट वेट ड्रोन्स होते हैं जो मल्टीपल पैकेजेस भी कैरी कर सकते हैं टू अ सिंगल डेस्टिनेशन एट अ टाइम। सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहें तो एक सिंगल ऑपरेशन में मल्टीपल ड्रोन्स लगाए जाते हैं, इंगेज किए जाते हैं और बहुत सारे ड्रोन्स को एक सिंगल ड्रोन से इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं, कमांड्स मिलते हैं। वो एक सिंगल ड्रोन की पेलोड और बैटरी लिमिटेशन को ओवरकम कर जाते हैं। एक सिंगल ड्रोन जो काम करेगा उसका जो पेलोड होगा, जितना वो वेट कैरी कर सकता है या उसकी जो बैटरी लिमिटेशन होगी, वो ये मल्टीपल ड्रोन्स में ओवरकम हो जाती है। ये जो स्वॉर्म ड्रोन्स हैं इंडियन आर्मी के, इनकी रेंज है 50 किलोमीटर्स तक और ये टारगेट को हिट कर सकते हैं फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर्स। जो लोग CDS, AFCAT इन सब एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीज मालूम होनी चाहिए। नेक्स्ट, एरो इंडिया एक बाइनियल एयर शो है जो बेंगलुरु में हुआ था। बाइनियल का फिर से क्या मतलब है? हैपनिंग एवरी 2 years। ये डिफेंस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइजेशन जो है उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। इस साल एरो इंडिया का थीम था रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज। इसका जो फर्स्ट एडिशन है वो होल्ड किया गया था 1996 और एरो इंडिया 21 को ड्राफ्ट डिफेंस प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2020 की लाइंस पे ही होल्ड किया जाएगा। नेक्स्ट, DRDO's रक्षिता बाइक एम्बुलेंस। DRDO ने एक नई बाइक एम्बुलेंस निकाली है जिसका नाम है रक्षिता। जो रक्षिता एम्बुलेंस है वो बहुत मदद करेगी सुकमा, बीजापुर, दांतेवाड़ा जैसे जो रीजन्स हैं जहाँ पे CRPF के लोग बड़ी व्हीकल्स या एम्बुलेंसेस जंगल के अंदर नहीं ले जा सकते हैं। जो नक्सल जोन्स हैं जहाँ पे बहुत पतली रोड्स हैं वहाँ पे रक्षिता एम्बुलेंस बहुत काम आएगी। जो रेड कॉरिडोर रीजन है वो ईस्टर्न, सेंट्रल और सदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में है जहाँ पे नक्सलाइट और माओइस्ट एक्टिविटीज बहुत ज्यादा है। ये एक्सटेंड करता है रफली फ्रॉम द इंडिया नेपाल बॉर्डर इन द नॉर्थ टिल द फ्रिंजेस ऑफ तमिलनाडु। और नक्सलिज्म और माओइज्म से जो रीजन्स अफेक्टेड हैं दे आर अनफॉर्चुनेटली वन ऑफ द पुअरेस्ट रीजन्स इन इंडिया। वहाँ की लिटरेसी रेट बहुत कम है और वहाँ पे CRPF वालों को ये बड़े व्हीकल्स ले जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। इट ऑब्वियसली कॉस्ट देयर लाइफ और इसलिए रक्षिता बाइक एम्बुलेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, इंडिया और फ्रांस जो है वो डिफेंस के फ्रंट में कोऑपरेट कर रहे हैं। सो अंडर इंडो फ्रेंच डिफेंस कोऑपरेशन जो फ्रेंच एयर एंड स्पेस फोर्स है और इंडियन एयर फोर्स है, इन्होंने अभी तक मिलकर 6 एडिशंस ऑफ एयर एक्सरसाइज करी है और इस एयर एक्सरसाइज को नाम दिया है गरुड़। फ्रांस में एक जगह है मॉन दे मार्सा, वहाँ के जो एयरफोर्स बेस है वहाँ पे इसकी लास्ट एक्सरसाइज होल्ड करी गई थी 2019 में। गरुड़ सीरीज के साथ एक और मिलिट्री एक्सरसाइज जो इंडिया फ्रांस के बीच में हो रही है उसका नाम है डेजर्ट नाइट 21। इन एक्सरसाइजेस का मेन ऑब्जेक्टिव है ऑपरेशनल एक्सपोजर, जिससे दोनों एयर फोर्सेस आपस में बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर कर सके। फ्रांस की साइड से रफाल फाइटर जेट्स, मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट और अराउंड 175 पर्सनल पार्टिसिपेट करेंगे। इंडियन एयरफोर्स की साइड से सुखोई 30 MKI, मिराज 2000 और IL-78 फ्लाइट रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेट करेंगे। ये जो डिफेंस एक्सरसाइजेस हैं ये इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी सबके साथ कराई जाती है। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं IMF की। IMF से मेरा मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड नहीं है, इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन है। इन्होंने रिसेंटली एक 3 मेंबर की टीम को जो माउंटेनियर्स थे उनको अप्रूव किया है फॉर विंटर क्लाइंबिंग एक्सपेडिशन टू माउंट त्रिशूल। इस टीम को लीड कर रहे हैं अर्जुन वाजपेयी। अब ये स्पेशल क्यों है? ये इसलिए स्पेशल है क्योंकि इंडिया में माउंटेनियरिंग के जो एक्सपेडिशंस हैं इनको सिर्फ प्री मानसून और पोस्ट मानसून पीरियड में ही अलाउ किया जाता है। ये सबसे पहली बार है फॉर द फर्स्ट टाइम जब इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन ने अप्रूव किया है द कॉन्सेप्ट ऑफ विंटर माउंटेनियरिंग। अर्जुन वाजपेयी जो है वो यंगेस्ट इंडियन है टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट एट द एज ऑफ 16 इन 2010। अमेजिंग राइट? माउंट त्रिशूल जो है ये ग्रुप ऑफ 3 हिमालयन पीक्स हैं जो एक ट्राइडेंट का शेप बनाते हैं। इन तीनों पीक्स का नाम है त्रिशूल 1, त्रिशूल 2 और त्रिशूल 3।
इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन जो है ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बॉडी है जो रॉक क्लाइंबिंग और माउंटेनियरिंग एट हाई ऑल्टीट्यूड स्पेशली हिमालयाज में इसको ऑर्गेनाइज करती है और इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन को एस्टैब्लिश किया गया था 1957 में। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये न्यूज फिर से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपके एग्जाम्स में बिल्कुल आने ही वाला हो। भावना कांत is the first woman fighter pilot to take part in the Republic Day Parade. 2016 में she was among the first women fighter pilots जिनको इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट किया गया था। 2 और पायलट्स को उस समय इंडक्ट किया गया था, अवनी चतुर्वेदी और मोहाना सिंह। 2019 में भावना कांत became the first female fighter pilot of India to qualify to undertake combat missions. इसका मतलब उन्होंने क्वालिफाई कर लिया था कि वो कॉम्बैट मिशंस में पार्टिसिपेट कर सकती हैं। उनको नारी शक्ति पुरस्कार भी मिला था फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री रामनाथ कोविंद जी इन मार्च 2020। नेक्स्ट, जनवरी 23 को मनाया जाता है पराक्रम दिवस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली अनाउंस किया था कि जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बर्थ एनिवर्सरी है दैट विल बी सेलिब्रेटेड एज पराक्रम दिवस इन इंडिया। पराक्रम दिवस का मतलब होता है करेज डे और नेताजी का जन्म हुआ था जनवरी 23, 1897 को, तो इसीलिए जनवरी 23 इज नाउ पराक्रम दिवस इन इंडिया। जनवरी 23, 2021 इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि 125th बर्थ एनिवर्सरी थी नेताजी। नेताजी इंडियन नेशनलिस्ट थे। ही वॉज बोर्न इन कटक और जो जय हिंद टर्म है जो आज हम इतने गर्व से बोलते हैं ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ही बनाया था। नेक्स्ट, अब आते हैं एक बड़ी वर्ल्ड न्यूज पे कि वर्जिन ऑर्बिट यूएस बेस्ड एक कंपनी है जिसने रिसेंटली लॉन्चर 1 रॉकेट लॉन्च किया था। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये इस रॉकेट की फर्स्ट सक्सेसफुल फ्लाइट है। इसके पहले एक अनसक्सेसफुल लॉन्च अटेम्प्ट हुआ था मई 2020 में। लॉन्चर 1 क्या है? लॉन्चर 1 एक 2 स्टेज ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल है। ये एयर लॉन्च रॉकेट है जो छोटी सैटेलाइट्स जो अप टू 300 किलोग्राम की सैटेलाइट्स हैं उनको कैरी कर सकता है अपने साथ। द लॉन्चर 1 रॉकेट इज कैरीड टू द अपर एटमॉस्फेयर ऑन बोइंग 747 कॉल्ड कॉस्मिक गर्ल। नाम अच्छा दिया है इन्होंने। बोइंग 747 एक फ्लाइट है जिसका नाम है कॉस्मिक गर्ल और वो जो है लॉन्चर 1 रॉकेट को अपर एटमॉस्फेयर तक ले जाती है। लॉन्चर 1 की एक और बहुत ही खास बात है, इट इज द फर्स्ट ऑल लिक्विड फ्यूल्ड एयर लॉन्च ऑर्बिटल रॉकेट। इसमें जितना भी फ्यूल यूज हुआ है वो पूरा का पूरा लिक्विड है। ठीक है। नेक्स्ट, कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर ने रिसेंटली अवलोकन सॉफ्टवेयर लॉन्च किया था। ये एक ट्रांसपेरेंट ई गवर्नेंस टूल है जो कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज रिलीज करता है गवर्नमेंट की ग्रांट्स और एलोकेशंस टू डिफरेंट गवर्नमेंट प्रोग्राम्स। इस प्रोग्राम को कितना गवर्नमेंट ग्रांट दिया गया है, कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी में दिया गया है, ये सब ओपनली ट्रांसपेरेंटली इस सॉफ्टवेयर में अवेलेबल होगा। इस सॉफ्टवेयर से स्टेट गवर्नमेंट जो है वो 1800 प्रोग्राम्स में क्या एक्सपेंडिचर किया गया है और क्या सैंक्शंस दिए गए हैं इस डेटा को एक्सेस कर पाएंगे आसानी से। और इसके साथ हमने सेकंड पार्ट ऑफ द करंट अफेयर्स फॉर जनवरी 2021 कंप्लीट कर लिया है। इतना कुछ होता है इंडिया में, वर्ल्ड में बहुत कुछ हो रहा है हमारे आसपास और उसमें से बहुत सारी चीजें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। आप बस सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करिए, हमें सपोर्ट करते रहिए और अपने गोल की तरफ मेहनत करते रहिए। हम आपसे नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। I'll see you guys next time. Bye bye.